नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और पहली खबर आपको दिल्ली से बताएं, जहां रामलीला मैदान में इंडी गठबंधन की रैली में शामिल होने के बाद आज मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के साथ कल्पना सोरेन भी रांची लौट आई है। रांची एयरपोर्ट पर कल्पना सोरेन ने कहा कि दिल्ली के रामलीला मैदान में उन्हें अपनी बात को रखने का बहुत ही अच्छा मौका मिला। कल्पना सोरेन ने कहा कि रामलीला मैदान में आदिवासी हितों को लेकर उन्होंने अपनी बातों को रख दिया है और 4 जून को सभी को पता चल जाएगा कि जनता किसके साथ है। देखिए, सबको अब 4 जून का इंतजार करना है, उसके बाद ही पता चलेगा कि बदलाव किस तरीके की तरफ है। उम्मीद है, पूरी उम्मीद है और जीत करके आने वाले हैं। क्योंकि अब देश परिवर्तन की ओर चल पड़ा है और पूरा देश के लोग जिस प्रकार वहां पर इकट्ठे हुए, आपने देखा होगा कल एक मेरठ में भी रैली हुआ। उस रैली का मिजाज और रामलीला का मिजाज दोनों साफ कर देता है कि संदेश क्या है। लोगों में जो उत्साह था, जो जुनून था और जो एक मादा था, वह अभूतपूर्व था। बहुत दिनों के बाद इस प्रकार के एक जीवंत रैली को हम लोगों ने देखा। और आरजेडी ने एक बार फिर पलामू और चतरा लोकसभा सीट पर दावा ठोका है। रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव और श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि पलामू और चतरा में आरजेडी के पास जनाधार है और पार्टी का एक एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है और इसीलिए गठबंधन के सहयोगी दल जल्द से जल्द इस पर फैसला लें। 2 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी किया है, पलामू और चतरा। और हम गठबंधन के सभी साथियों से, इंडिया गठबंधन के, आग्रह करते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल को जो जनाधार है पलामू और चतरा में, इस जनाधार को देखते हुए, वहाँ की जनता की भावनाओं को देखते हुए पलामू और चतरा सीट राष्ट्रीय जनता दल को लड़ना है। और इंडिया गठबंधन के जो हमारे एलआई पार्टनर हैं, इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करें। जनाधार पलामू चतरा में पूरा राष्ट्रीय जनता दल का है। हम कह सकते हैं कि गर्मजरवा नहीं रहती है, दोनों सीट राष्ट्रीय जनता दल का हक बनता है और हम लोग लड़ेंगे भी, जीतेंगे भी। और हम लोग आग्रह कर रहे हैं इंडिया गठबंधन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री माननीय आलमगीर आलम साहब से भी आग्रह किया कि हम लोग का इधर जनाधार है, बॉर्डर का जिला है, लोकसभा है, हम लोग लगातार जीते भी हैं, इसलिए मौका दिया जाए। वहीं झारखंड प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने धनबाद के उम्मीदवार ढुल्लू महतो का बचाव किया है। रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए कह दिया कि विधायक सरयू राय कोई जज नहीं है। ढुल्लू महतो पर जो भी केस दर्ज है उस पर कोर्ट फैसला लेगा। साथ ही प्रिंस खान के वायरल वीडियो को लेकर उन्होंने कहा कि इस पर पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। इसके बावजूद पुलिस फेल है और व्यवसायी दहशत में जी रहे हैं। यार केस है उनके ऊपर, लेकिन उसका मामला कोर्ट देख रही है। उसके राय जी तो कोई जज नहीं है ना। अरे सजा दिया है, किसी में भी अगर 2 साल से अधिक सजा होती तब तो फिर चुनाव लड़ने के काबिल ही नहीं होते, फिर प्रश्न कहाँ उठता। तो ये राय जी अच्छी तरह से जानते हैं इस बात को। हमने कहा कि हमारे प्रत्याशी ने लिख करके दिया है थाना को, इसकी जांच होनी चाहिए। और प्रिंस खान आज से नहीं, पहले से, मैंने खुद डीजीपी से बात किया है पहले, आज की बात मैं नहीं कर रहा हूं। जब धनबाद में हत्या होने लगी और मैं धनबाद में गया था मीटिंग करने, और इसके बाद मैंने उनसे बात किया था डीजीपी को, ये क्या हो रहा है। डीजीपी ने कहा कि सर वो विदेश में रहते हैं। हमने कहा कि भाई उनके जो गुर्गे हैं यहाँ, जो लोग उनका टेलीफोन रिसीव कर रहे हैं, उन 4 लोगों को पकड़ करके अब ठोक दीजिए डंडे से। अब इसके बाद कोई अपराधी फिर उनका कोई मोबाइल नहीं उठाएगा।
वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी तैयारियों को अंतिम धार देने में लगी है। बात अगर गुमला की कर ले तो यहां बीजेपी की ओर से बूथ स्तरीय विधानसभा प्रवास अभियान की शुरुआत कर दी गई है, जिसमें मुख्य रूप से लोहरदगा सांसद सुदर्शन भगत, पूर्व विधायक कमलेश राव और जिला अध्यक्ष शिव प्रसाद साहू शामिल हुए। इस कार्यक्रम में गुमला विधानसभा में आने वाले सभी मंडल के अध्यक्ष, कार्य समिति के सदस्य, मंडल मोर्चा के अध्यक्ष और सभी बूथों के अध्यक्ष के साथ तमाम सदस्यों को शामिल किया गया था, जहां पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं ने मिलकर आगामी चुनाव में जीत की रणनीति पर चर्चा की। हम पार्टी की जीत को सुनिश्चित कर सकें, इस दृष्टिकोण से आज सभी स्तर के पार्टी के विधानसभा क्षेत्र के सभी स्तर के पदाधिकारी आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। हम उसके साथ हम चिंतन मनन और पिछले कई दिनों से जो हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं उन कार्यक्रमों की हम विशेष रूप से हम समीक्षा लेंगे। वहीं खूंटी के बीजेपी विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। सिमडेगा में बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस जब केंद्रीय एजेंसियां भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करती है तो कांग्रेस अपनी गलतियां छिपाने के लिए सड़क पर ही उतर आती है, पर कांग्रेस के सारे आरोप बेबुनियाद और झूठे हैं। जो संस्था है उनको अपनी जागीर बना करके रखनी, तो संस्था तो अपना काम करेगा। संस्था तो जहाँ गलती होगा, खामी होगा, उसको निश्चित रूप से उजागर करने का काम करेगा। तो आज उजागर कर रहे हैं तो उनको लग रहा है कि हमारे ऊपर बीजेपी वाले लोग हमको हमारा बैंक अकाउंट को फ्रीज करने का काम करेगा। खबर खूंटी से आपको बताएं, जहां बीजेपी विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा मीडिया के सवाल पर बिफर पड़े। सिमडेगा में मीडिया ने उनसे जब पूछा कि खूंटी विधानसभा में पिछले चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी अर्जुन मुंडा क्यों पिछड़ गए, तो इसका जवाब देने की बजाय वो मीडिया पर ही भड़क गए। प्रधानमंत्री तो निश्चित रूप से विधायक है, जनप्रतिनिधि है, अगर सांसद पीछे रहते हैं तो निश्चित रूप से हम विधायक हैं, उसमें दो मत किंतु परंतु कहाँ है। लेकिन हमारे सांसद बने, कहीं आगे रहिए। क्या कारण होता है खूंटी में पीछे हो जाता है? खूंटी में ही नहीं, बहुत सी जगह हम लोग आगे भी रहे हैं, उसको भी आप नहीं बोल रहे हैं। कल पीछे वाले की बात कर रहे हैं, आगे है उसको आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? नहीं, आप आगे वाले की बात क्यों नहीं करते? आगे वाला भी बात बतलाइए तो हम लोग निश्चित रूप से करेंगे। खबर बोकारो से, जहां बीजेपी के मंडल अध्यक्ष और पदाधिकारियों की बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन किया गया है। इस मौके पर मोदी सरकार के कामकाज के आधार पर बोकारो की जनता से बीजेपी उम्मीदवार को समर्थन देने की अपील की गई। साथ ही हर बूथ पर 25-25 कार्यकर्ताओं की टोली बनाई गई। कार्य योजना की तैयारी हेतु इस स्तर की बैठक बुलाई गई है, उसी में कार्य योजना पर चर्चा हमने किया है। आगे की कार्य योजना पर देखिए, पार्टी एक तो निरंतर जो है अपनी पार्टी कार्य योजना के माध्यम से जनता और लोगों के बीच में रहती है, और अब आम चुनाव भी, तो चुनाव के दृष्टिकोण से अब कार्य योजना में बदलाव, चुनाव के दृष्टि से कार्य योजना बनाना, उसी निमित्त ये बैठक है और उसके लिए बुलाए, उसी की योजना बन। और बीजेपी विधायक अनंत ओझा ने पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। पाकुड़ के हिरणपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। इस मौके पर राजमहल लोकसभा के प्रभारी और बीजेपी विधायक अनंत ओझा ने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया और 400 से ज्यादा सीट जीतकर केंद्र में फिर बीजेपी की सरकार बनाने का ऐलान कर दिया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जो दुनिया के सबसे बड़े नेता है, उन्होंने जो संकल्प दिया है, अब की बार ये संकल्प के साथ हम सबको आने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का हर बूथ पर कमल का निशान देख करके और फिर एक बार।
हजारीबाग के कांग्रेस कार्यालय में इंडी गठबंधन की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें गठबंधन के सभी दल के नेता शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेस विधायक कुमार शंकर अकेला और हजारीबाग से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी जेपी पटेल भी कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां सभी ने एक सुर में केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला और आगामी चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा करते हुए कहा कि ये लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। जेपी पटेल ने भी हजारीबाग से कांग्रेस की जीत का दावा किया। यहाँ लड़ाई है लोकतंत्र बचाने की, पहली बात बता देता हूँ। यहाँ लड़ाई है संविधान बचाने की। जब लोकतंत्र बचेगा तब विकास की बात करेंगे, जब तक लोकतंत्र नहीं बचेगा तो विकास की क्या होगा। यहाँ तो इस बात की लड़ाई है। आइए, लड़ाई हम लोग पूरे देश में लड़ेंगे लोकतंत्र बचाने की। तैयारी यहाँ की जनता पहले से तैयार है और जनता ने स्पष्ट रूप से माना है कि इस बार हजारीबाग में बीजेपी नहीं, बीजेपी के जगह जेपी होना चाहिए। खबर राजधानी रांची से, जहां 30% आबादी की प्यास बुझाने वाला कांके डैम इस बार लोकसभा चुनाव में एक बहुत बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। कांके डैम के आसपास बसी आबादी और यहां पहुंचने वाले मॉर्निंग वॉकर्स का कहना है कि जो कांके डैम को बचाएगा वही रांची में आएगा। दरअसल 104 हेक्टेयर में फैला कांके डैम पूरी तरह जलकुंभी और वाटर कैबिन से भर चुका है। मौके से अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। लोकसभा चुनाव में रांची का कांके डैम एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। रांची के स्थानीय लोग जो कांके डैम से प्रेम करते हैं, कांके डैम का पानी पीते हैं, वे तमाम लोगों ने एक नारा छेड़ रखा है कि जो कांके डैम को बचाएगा वही रांची में आएगा। ये नारा क्यों? ये नारा इसलिए कि जो डैम की जो स्थिति है, जलकुंभी से भरा हुआ पानी दूषित हो गया है। यही पानी सप्लाई होता है, हम लोग पीते हैं, सब बीमार पड़ेंगे। इस पर किसी का ध्यान नहीं है, मतलब नगर निगम का भी कोई ध्यान नहीं है, सरकार की भी कोई ध्यान नहीं है। कैसे लोग रहेगा, कैसे क्या होगा, भगवान मालिक। सीधे आप लोगों ने नारा छेड़ रखा कि जो कांके डैम को बचाएगा, जो कांके डैम को बचाएगा वही आगे रांची में आएगा। उसी को हम लोग उसी को वोट देंगे हम लोग। नहीं, कांके डैम के जो है यानी आप लोग जो नगर निगम को जो जिम्मेदारी दी गई है, क्या उस जिम्मेदारी से संतुष्ट हैं आप लोग? नहीं, संतुष्ट। ठीक से सफाई नहीं हो रहा है। पहले ऐसा नहीं था, इसी बार इसी स्थिति है। पहले हमेशा साफ रहता था, इतना गंदा नहीं था। इस बार ज़्यादा गंदा हो गया, पूरा दूषित हो गया है, जलकुंभी पूरा भर गया है। अब तो कपड़ा धोने के लायक भी नहीं रह गया यहाँ का पानी। देखिए, एक ऐसे भी शख्स हैं जो हर दिन योगा करने के लिए कांके डैम के किनारे पहुँचते हैं। जब भी आप योगा करते हैं, कांके डैम की तरफ अपना चेहरा करते हैं, पहले आप आँख खोलते थे तो डैम का पानी दिखता था, आज क्या दिखता है? जी, आज ये दूषित हो चुका है, मतलब आदमी लोग को चलना फिरना मुश्किल हो गया है। पानी के सामने क्या जलकुंभी दिखता है? जी, आज अभी तो पूरा भर गया है, तो लगता है कि बंजर हो गया है, तो ऐसा लगती है। देखिए, हम आपको बता दें कि रांची का कांके डैम 104 हेक्टेयर में फैला है और 104 हेक्टेयर में आधे से ज़्यादा में जलकुंभी और वाटर कैबेज जिसको कहा जाता है, ये जलीय पौधा भरा हुआ है और ये पानी में ऑक्सीजन की मात्रा को काफ़ी कम करता है, लिहाजा पानी दूषित भी होता है। और जब यहाँ बगल में जो कांके डैम है, यहाँ लगातार जो है पानी को फिल्टर करने की जो प्रक्रिया चलती है, वो जो भी लोग आसपास से गुजरते हैं उनका कहना है कि पानी अब जो फिल्टर करने की जो प्रक्रिया है उससे भी अब दुर्गंध आने लगी है। लिहाजा लोग ये मांग कर रहे हैं कि जो रांची में कांके डैम को बचाएगा वही रांची में आएगा। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। जमशेदपुर के कारोबारी रवि अग्रवाल ने ही पत्नी ज्योति अग्रवाल की हत्या कराई थी। सरायकेला पुलिस ने इस सनसनीखेज हत्याकांड का 72 घंटे के अंदर खुलासा करते हुए पति रवि अग्रवाल के अलावा 3 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बीते शुक्रवार को चांडिल के कांदर बेड़ा में कारोबारी की पत्नी ज्योति अग्रवाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मृत महिला के पिता प्रेमचंद अग्रवाल ने दामाद पर हत्या कराने का आरोप लगाया था। तहकीकात में पता चला कि पति और पत्नी के बीच लंबे वक्त से अनबन हो रही थी और तभी ये भी मालूम पड़ा कि कारोबारी ने ही सुपारी देकर पत्नी की हत्या करवा दी। रंगदारी मांगी जा रही थी और रंगदारी नहीं मांग देने के कारण ही इस प्रकार की घटना उनके परिवार के ऊपर हुई है। हम लोगों ने फिर मृतका के पिता जो है वो हमारे पास कांटेक्ट किए, वो हमारे पास आए और उन्होंने बताया कि उनको
संभावना लगती है कि रवि अग्रवाल के द्वारा ही अपनी पत्नी की हत्या कराई गई है, क्योंकि पिछले 2-2.5 सालों से उनका संबंध काफी खराब चल रहा था और इससे पहले भी कई बार रवि अग्रवाल के द्वारा अपनी पत्नी। अगली खबर आपको गढ़वा से बताएं, जहां पुलिस ने आंध्र प्रदेश की भीमावरम से कुख्यात जेजेएमपी नक्सली राहुल केशरी को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से पुलिस से लूटी गई इंसास राइफल, 41 कारतूस, 4 मैगजीन समेत कई सामान मिले। उसे आंध्र प्रदेश से ट्रांजिट रिमांड पर गढ़वा लाया गया। बीते 17 दिसंबर को रंका के ढेंगुरा जंगल में पुलिस और टुनेश राव गैंग के बीच मुठभेड़ हुई थी। इसमें भी राहुल केशरी शामिल था और पुलिस से बचने के लिए आंध्र प्रदेश में जाकर छिप गया। उसकी गिरफ्तारी के साथ ही टुनेश राव गैंग के सभी अपराधी पकड़े जा चुके हैं। जेजेएमपी में जो कि यहाँ अपना एक संगठन को खड़ा करने का और विस्तार करने की कोशिश कर रहे थे। लगातार आप लोग भी जानते हैं कि लोग संवेदकों को भी धमकी दे रहे थे, कई जगह इन्होंने घटना भी किया है। तो 5 लोग थे, 5 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और कुल मिलाकर के काफ़ी मात्रा में इनके पास से अब तक हथियार और गोली बरामद की गई है, जिसमें AK-47 और इंसास जैसे ऑटोमेटिक राइफल भी। और अगली खबर आपको बोकारो से बताएं, जहां बालीडी इंडस्ट्रियल एरिया में पुलिस ने अवैध विदेशी शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर दिया था, जिसमें लगभग 1.5 करोड़ की शराब और शराब बनाने वाली मशीन को जब्त किया गया। इस पूरे मामले में पुलिस ने फैक्ट्री के मालिक समेत कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था, जिसके बाद SIT की टीम ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी बिजेंद्र कुमार अवैध अंग्रेजी शराब फैक्ट्री का मालिक है, जो अपने साथियों के साथ फैक्ट्री को चलाता था। वहीं दूसरी ओर आरोपी अनिल रजवार उसी फैक्ट्री में मजदूरी किया करते थे। निरीक्षक महोदय के द्वारा एक SIT टीम का गठन किया गया था मेरे नेतृत्व में, और इसमें जो संलिप्त अभियुक्त लोग हैं उनकी गिरफ्तारी के विरोध में हम लोगों के द्वारा अभी तक 2 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें से एक फैक्ट्री का जो संचालक था वीरेंद्र कुमार और दूसरा एक अनिल रजवार है। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर जमशेदपुर से है, जहां एक लंगूर ने जमकर उत्पात मचा रखा है। मामला धटकी हिड़ इलाके का बताया जा रहा है, जहां लंगूर के आने से स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया है। लंगूर एक स्कूल में जा घुसा, जिसके बाद छात्रों में चीख पुकार मच गई। मामले की जानकारी वन विभाग को दी गई, जिसके बाद टीम ने लंगूर को पकड़कर पिंजरे में कैद करने की कोशिश की, लेकिन वो भी नाकाम रहे। इसी बीच लंगूर ने काटकर कई लोगों को जख्मी कर दिया। इस वाकये के बाद से ही वन विभाग की कार्यशैली पर स्थानीय लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर वन विभाग एक लंगूर को काबू में नहीं कर सकता तो तेंदुओं को क्या पकड़ेंगे। ऐसे जो है बच्चे भी स्कूल से बाहर नहीं निकल रहे हैं। वन विभाग की गाड़ी आई है, पदाधिकारी आए हैं, ये लोग तो प्रशिक्षित है ही नहीं। पहली बात है, क्या चीज का है, लोग पेमेंट ले रहा है, लोग को एक बंदर को पकड़ने का लोग को लूर ढंग नहीं है, तो से परेशान कर रहा है। और बच्चा लोग को भी भीतर में कटा उठा है। और इधर अभी रोड में बच्चा लेने आया तो कार में हमारा कार के ऊपर चढ़ गया, जैसे उतरे तो हमारा ऊपर चढ़ गया था। कर रहे थे, सडनली एक मंकी वहाँ पे था, हम लोग नोटिस नहीं किए थे, हम लोग वर्क में बिजी थे। सडनली वो यहाँ पे आया, मतलब मेरी कलीग है, वो यहाँ पे देखी उसको, तो वो भी डाउट में थे कि वो है क्या आखिर। तो जब वो थोड़ा पास आया तो हम लोग देखे, हम लोग एकदम डर गए। सडनली देखे मंकी इतना बड़ा सा था, एकदम अचानक से वो आ गया, तो हम लोग बहुत ज्यादा डर गए। टेबल के नीचे घुस गए, कुछ समझ में नहीं आया करे तो करे क्या। तो बस एक ही ऑप्शन दिखा कि वो टेबल के नीचे छुप जाना सही रहेगा। तो वो बाहर जैसे आया तो बड़ा सा मंकी था, काफी बड़ा साइज था, और वो जहाँ पे वर्क स्टेशन है, जहाँ सारे स्टाफ बैठ के काम करते हैं, वहाँ पे वो बैठा। तो अपने पास में हॉकी स्टिक था, ये सब मैं केबिन से लेकर निकला, लेकिन कोशिश करने के बाद भी वो भागा नहीं और वो अंदर चले गया। और अगली खबर रामगढ़ से आपको बताएंगे, जहां CCL अरगड्डा एरिया ने वित्तीय वर्ष 23-24 के दौरान अपने उत्पादन लक्ष्य से 114% ज्यादा कोयले का उत्पादन किया। वित्तीय वर्ष 23-24 में अरगड्डा एरिया को 15 लाख टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य दिया गया था, लेकिन CCL ने 17.8 लाख टन कोयले का उत्पादन किया है। अरगड्डा एरिया का अब तक का ये सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन का रिकॉर्ड है। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता जावेद खान। एरिया को 2023-24 में कोयले का उत्पादन लक्ष्य 15 लाख का मिला था, जो कि उन्होंने 17,08,000 किया है, और यह 114%
लक्ष्य से ज़्यादा हुआ है। सीसेल अरगड़ा एरिया ने वित्तीय वर्ष 23-24 के दौरान कोयला उत्पादन के क्षेत्र में नया कीर्तिमान हासिल किया है। इस बार लक्ष्य से 114% अधिक कोयले का उत्पादन किया गया है। सीसेल अरगड़ा एरिया को 15 लाख टन कोयले का उत्पादन लक्ष्य दिया गया था। इसके जवाब में अरगड़ा एरिया ने 17.8 लाख टन कोयले का उत्पादन किया है, जो अब तक का अधिकतम उत्पादन है। इससे पहले वित्तीय वर्ष 12-13 में 16.34 लाख टन कोयले का उत्पादन किया गया था। अगर बात करें OBR की तो इस बार OBR 36 लाख क्यूबिक मीटर किया गया है, जबकि कोयले का डिस्पैच रेल और रोड के माध्यम से 14.64 लाख किया गया है। यह भी बताया गया कि अगले वित्तीय वर्ष यानी 24-25 में अरगड़ा एरिया को 21 लाख टन कोयला और 50 लाख क्यूबिक मीटर OBR उत्पादन का लक्ष्य दिया गया है। महाप्रबंधक ने बताया कि यह टीम वर्क के तहत ही संभव हो पाया। अरगड़ा एरिया आने वाले वित्तीय वर्ष में अपने उत्पादन लक्ष्य को समय से पूर्व हासिल कर लेगा, ऐसा उन्हें भरोसा है। उन्होंने अपने उत्पादन लक्ष्य प्राप्ति के लिए क्षेत्र के कोयला मजदूरों, अधिकारियों, श्रमिक प्रतिनिधियों समेत विस्थापित प्रतिनिधियों को धन्यवाद दिया है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। वहीं उड़ीसा राज्य के स्थापना दिवस के मौके पर बोकारो में उत्कल सेवा समिति की ओर से उत्कल दिवस का आयोजन किया गया। उत्कल दिवस में उड़ीसा की कला और संस्कृति को प्रदर्शनी के जरिए बढ़ावा दिया जाता है। आपको बता दें कि बिहार से उड़ीसा राज्य 1 अप्रैल 1936 को अलग हुआ था और उसके बाद से ही राज्य के स्थापना दिवस के तौर पर उत्कल दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने के पीछे का लक्ष्य है उड़ीसा की कला और संस्कृति को और भी ज्यादा बढ़ावा देना, साथ ही भगवान जगन्नाथ के विचारों को लोगों तक पहुंचाना। 36 1 अप्रैल को, इससे पहले बिहार उड़ीसा एक ही स्टेट हुआ करता था। उससे पहले बंगाल भी होता था। 1912 में बंगाल अलग हुआ और बिहार उड़ीसा 1936 तक था। 1 अप्रैल को दोनों स्टेट अलग हुआ। तब से जितना भी उड़िया स्पीकिंग लोग हैं पूरे भारतवर्ष में उत्कल दिवस मनाते हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।